Hello students, chapter 2 Lost Spring divided into 4 parts. Today we will explain part 4, last part of the chapter. In previous part we had discussed about Mukesh and his family and read about bangles making process. So let's get start part 4. सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस। पहले हमने मुकेश के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे एक सविता नाम की लड़की होती है जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो ड्रेस का कलर है वो एकदम ड्रैब हो गया है, डल हो गया है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। और वो कहाँ पे बैठी है? एक एल्डर वुमेन के पास, जो और उसके पास बैठकर ग्लासेस हैं उनको जॉइन कर रही है। हमने देखा था कि ये जो चैप्टर है इसमें आई वॉन्ट टू ड्राइव कार में क्या होता है कि ये मुकेश है, ये क्या काम करता है, ग्लास को पिघलाकर उनसे बैंगल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे सविता है, ये भी यही काम कर रही है, ग्लासेस को जॉइंट कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। और उसके हाथ है वो ऐसे मूव करते हैं जैसे कि कोई परफेक्ट पर्सन करता है, जिनका बार बार ये यही काम करते हैं बैंगल्स बनाने का, ग्लास को जॉइन करने का। तो इतने ज़्यादा परफेक्ट हो गए हैं जैसे कि जो टोंग्स ऑफ ए मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें अपने आप ही काम करती हैं। एक बार उनको स्टार्ट कर दो फिर वो अपने आप मूव करती रहेंगी, अपना वर्क करती रहेंगी। ऐसे ही सविता है, वो अपना काम बहुत ही परफेक्टली जैसे एक मशीन करती है वैसे कर रही है। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps makes. I wonder if she know the sanctity means होता है the state or quality of being holy, the state of being holy, quality of holy being scared। कि ये जो बैंगल्स बना रहे हैं इनका मीनिंग नहीं पता कि ये किस पर्पज़ से ये बैंगल्स है, ये किस काम आती हैं, इनका क्या यूज़ है। सी हेल्प्स मेक इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। और ये जो बैंगल्स है ये क्या करती हैं, ये किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती, दर्शाती है कि इंडियन जो वुमेन है उनका सुहाग। ऑस्पिशियसनेस मतलब होता है ये उसका कैरेक्टराइज करती, दिखाती है इन मैरिज कि वो अगर किसी ने बैंगल्स पहनी हुई है तो इसका मीनिंग ये है कि वो मैरिड है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली और वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल। तो कहता है कि जिस दिन इट विल डॉन मीन्स होता है फर्स्ट टाइम। अगर उस सविता लड़की को फर्स्ट टाइम ये रियलाइज़ होगा तो वो क्या करेगी, जब उसकी मैरिज हो जाएगी तो अपने हेड को ड्रैप्ड करेगी रेड वेल से, एक घूंघट से अपने हेड को ढक लेगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना। और उसके हाथ डाइड होंगे मीन्स रंगे होंगे किससे, रेड हीना से, मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। और रेड कलर की बैंगल्स उनकी कलाइयों में होंगी। जो वो बैंगल्स बना रही हैं फिर उनको इनका मतलब पता चलेगा जो आज तक वो बनाते आए हैं। शी विल देन बिकम ए ब्राइड। जब वो दुल्हन बन जाएगी तब उनको इन सब चीज़ों का पता चल जाएगा। लाइक द ओल्ड वुमेन, जैसे वो जिस वुमेन के बाजू में बैठी थी उसके जैसे। बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जैसे कि वो ओल्ड जो एल्डरली वुमेन थी वो बहुत सालों पहले थी। कैसी? जैसे सविता दुल्हन बनने के बाद थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। कभी उसकी भी हाथों में बैंगल्स होती थी। बट नो लाइट इन हर आइज। अभी भी उसके हाथों में बैंगल्स तो हैं बट उनकी आँखों में कोई लाइट नहीं है, कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वो कहती है, वो जो ओल्ड वुमेन है वो कहती है कि हमें एक टाइम भी शेर भर खाना नहीं खाया। शेर भर मीन्स होता है यूनिट ऑफ क्वांटिटी। जिस तरह से हम किलोग्राम ये सब बोलते हैं ऐसे रूरल एरिया में शेर कहा जाता है। सी सेज, वो कहती है इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय।
लेकिन उसकी आवाज़ में कोई भी जॉय नहीं होता है। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, दैट्स वॉट शी हैज़ रेप्ड। वो कहती कि उसने पूरी लाइफ में फुल मील, कभी पेट भर खाना भी नहीं खाया है, बल्कि उसने अपनी लाइफ, एंटायर लाइफ, फुल लाइफ में इतना तक वो गेन नहीं कर पाई कि कभी उसको फुल पेट भर खाना तो मिले। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड्स, फ्लोइंग बियर्ड्स मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन की जो वाइट वाइट बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उनको फ्लोइंग बियर्ड्स कहा जाता है। ये उस वुमेन का हस्बैंड है जो ओल्ड है और बड़ी बड़ी दाढ़ी है। वो कहता आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैंने बिना बैंगल्स के, मैं बैंगल्स बनाई हैं आज तक, तो उन्हीं के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने अपनी लाइफ में बिना चूड़ियों के कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने क्या कर लिया है, अपने घर के लिए, अपने घर के लोगों के लिए एक हाउस बना दिया, अपनी फैमिली के लिए रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ शी हैज़ अचीव्ड विद मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। यहाँ पे ऑथर कहती है कि इस आदमी ने इतना अचीव कर लिया है, कम से कम अपनी फैमिली के लिए घर तो बना दिया है, जितना कि लोग अपनी पूरी लाइफ में करने में फेल हो जाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, एटलीस्ट उसके पास उस एक रूफ तो थी उसके हेड पे। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। कहता है कि ये लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि भरपेट ये खाना तो खा सके, और इनका जो बिज़नेस था, कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का जो बिज़नेस था, उनसे इतना ही पैसा मिलता था कि वो फिर से बैंगल्स बना सके, उसके लिए कच्चा माल खरीदने का सिर्फ इतना ही पैसा इनको मिल पाता था, ना कि ये भरपेट खाना भी नहीं खा पाते थे। और ये इतना पैसा इनको इन चूड़ियों बेचने से मिलता था जितना कि नेक्स्ट टाइम के लिए चूड़ियाँ बनाने के लिए माल ले सके। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। अब जो यंग मैन थे वो उनकी इको मीन्स जो सेम, लेमेंट कंप्लेंट ऑफ देयर एल्डर्स। अब जो लोग थे उनकी भी वही कंप्लेंट थी जो उनके एल्डर्स की थी, मतलब पहले वो लोग जिस सिचुएशन में रह रहे थे अभी भी वैसे ही रह रहे हैं कि इनको भरपेट खाना नहीं मिलता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन द फिरोज़ाबाद, और बहुत ज़्यादा टाइम बीतने के बाद भी फिरोज़ाबाद में कोई चेंजेस नहीं हुआ। ईयर्स ऑफ माइंड numbling toil have killed all initiative and the ability to dream। इनिशियो मतलब होता है पावर टू इंट्रोड्यूस न्यू मेजर ऑफ कोर्स। कहता है कि ये जो लोग हैं इन्होंने इतने सालों के दिमाग को सुन करने वाली लेबर ने इन लोगों की सारी इच्छाओं को ख़त्म कर दिया है। अब इनका कोई न सपना है न पावर है, और इसलिए इनकी लाइफ है वो कैसे सुधरे, मतलब अब कोई पावर कोई सपना इनका नहीं रहा है, सब खत्म हो गया है, सुन्न हो गया है। टॉयल्स मीन्स होता है एग्जिस्टिंग लेबर, इनका सब कुछ है वो ख़त्म हो गया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव। अब यहाँ पे ऑथर कहती है कि आप लोग हैं वो एक कोऑपरेटिव मतलब होता है यूनियन क्यों नहीं तुम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते। यूनियन क्या होती है, जिसमें सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर है, वो लेबर ने एक दाम डिसाइड कर लिया है कि हम इतने पैसों में ये काम करेंगे। अगर एक यूनियन बन जाती है तो इनका कोई शोषण नहीं कर पाएगा, कोई एक्सप्लॉटेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑथर इनको एडवाइस देती है कि तुम लोग भी अपनी एक कोऑपरेटिव बना लो, यूनियन बना लो। Ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। ये जो विशेष मतलब होता है क्रूल जो पर्सन है, ये तुम्हारा शुरू से ही शोषण करते आए हैं। इनका एक ग्रुप बना हुआ है जो सर्कल ऑफ मिडल मैन हैव ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, और इन लोगों ने अपने लपेटे में तुम्हें और तुम्हारे फादर्स और जो तुम्हारे फोर फादर्स थे, पूर्वज थे, उन सब के साथ ऐसा ही किया है। इवन यहाँ तक कि इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस। अब कहता है कि अगर हम लोगों ने ये यूनियन ऑर्गेनाइज किया तो क्या होगा।
who will be held by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। और अगर हम लोगों ने इस तरह यूनियन बना ली और पुलिस है वो हमें क्या करेगी, घसीटेगी, जेल में डालेगी और हमें मारेगी इलीगल वे से। There is no leader among them, no one who could help them see things differently। कि देर इज़ नो लीडर, अब इन बच्चों का, इस जो सोसाइटी था इसका कोई लीडर नहीं था जो इनको ये बता सके कि तुम्हें अपनी हेल्प किस तरह से करनी है दूसरे तरीक़ों से। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, इनके फादर्स थे वो भी ऐसे ही थके हुए थे जैसे कि ये। दे वॉक एंडलेसली इज ए स्पिरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और इन लोग ये जब इनसे बातें करती जाती थी, इनकी बातें एंडलेसली होती थी और एक सर्कल में बातें होती थी। ये सिर्फ 3-4 टॉपिक थे, उन्हीं के ऊपर ही बात करते थे, जैसे कि पॉवर्टी पे, गरीबी पे बात करते थे, एपैथी, लैक ऑफ कंसर्न, मतलब इनकी तरफ कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती थी, और ग्रीड एंड द इनजस्टिस। ठीक है, इन 4 ही टॉपिक पे इन पे बातें होती थी। लिसनिंग टू देम आई सी लिसनिंग टू देम आई टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, कि इन यहाँ पे उसने 2 अलग अलग वर्ड्स हैं उनको बताया है कि 2 इन बच्चों के सामने, इस सोसाइटी के सामने 2 टाइप्स के वर्ड है। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born। ये कहता है कि इनके पास ये जो बच्चे हैं, इनकी जो पूरी फैमिली है, इनको पॉवर्टी, गरीबी के वेब ने, जाल ने जकड़ लिया है, और बर्डन बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स होता है कि एक कलंक इनके ऊपर लग गया है, कैसा, कास्ट का, विच दे आर बोर्न, जिस कास्ट में वो पैदा हुए हैं उस कास्ट का इनके ऊपर कलंक लग गया है। एक तो ये पॉवर्टी, गरीबी के जाल में फंस गए हैं और इनके ऊपर कास्ट का कलंक लग गया है। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार। अब दूसरा इनके ऊपर क्या प्रॉब्लम है कि ये एक विशियस सर्कल में आ गए हैं, क्रूल सर्कल में आ गए हैं। वो किन का है, जैसे साहूकार का, मिडल मैन, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट मीन्स होता है गवर्नमेंट ऑफिस, एंड द पॉलिटिशियंस। और ये सारे लोग हैं, ये भी इनका एक्सप्लोटेशन करते हैं सब लोग मिलकर। तो दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो पॉवर्टी की और कास्ट की, और दूसरा है जो ये साहूकार है, मिडल मैन है, ये लोग जो भी ये कमाते हैं इनका बीच में पैसा खा जाते हैं और इनका एक्सप्लोटेशन होता है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। अब इन सब ने इन बच्चों के बचपन के ऊपर ऐसा बोझ रख दिया है जिसको वो कभी नहीं रख पाएंगे, गरीबी का बोझ। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट इज़ नेचुरली एज हिज फादर। अब कहता है कि जब तक उन्हें इस चीज़ के बारे में अवेयर होंगे, पता चलेगा, तब तक वो इस चीज़ को स्वीकार कर चुके होंगे जैसा कि उनके फादर ने किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर कहा जाए कि ये कुछ करने की डेयर रखे, हिम्मत भी रखे, तो अगर ये कुछ भी करते हैं, एनीथिंग टू डू, तो ये कुछ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हिम्मत, कि इन लोगों ने कुछ करने की हिम्मत दिखाई है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप। और यहाँ पे जो जिस सोसाइटी में रहते थे उसमें हिम्मत दिखाना, बिल्कुल भी हिम्मत दिखाना नहीं था, ये तो पार्ट ही नहीं था। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। जब मैंने देखा कि मुकेश के फेस के ऊपर एक साइन है तो मैं बहुत ही खुश हो गई। यहाँ पे ऑथर बोल रही है आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। वो फिर से कहते हैं कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न। मैं गैराज जाऊँगा और सीखूँगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। ऑथर कहती है कि गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो कहता है आई विल वॉक, मैं चल कर जाऊँगा। ही इंसिस्ट डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। कि तुम्हारा प्लेन उड़ाने का भी कोई ड्रीम है क्या। ही इज सडनली साइलेंट। वो अचानक साइलेंट हो गया, चुप हो गया। नो ही सेज स्टारिंग एट द ग्राउंड इन ही स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट yet turned into regret। कहते हैं कि जब उसे ऑथर ने पूछा कि तुम प्लेन उड़ाना भी चाहोगे, तब वो बहुत ही स्लो आवाज़ में ज़मीन की तरफ देखते हुए
बोलता है। और एम्ब्रेसमेंट मीन्स होता है उसको थोड़ा सा पछतावा होता है, फीलिंग अनकम्फर्टेबल, जब कोई चीज़ हमें क्लियर नहीं होती तो हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, वैसी फीलिंग आ रही है। दैट हैज़ नॉट yet turned into regret. He is content to dream of cars that he is hurtling down the street of his town. तो कहता है कि वो उसका जो कंटेंट है, उसका जो ड्रीम है वो क्या, कार ड्राइव करने का वो सेटिस्फिकेशन वाला उसका ड्रीम है, और वो हार्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसने काफ़ी बार गाड़ियों को अपने जो स्ट्रीट है वहाँ पे मूव करते हुए जाते हुए देखा है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और कुछ एरोप्लेन्स है वो भी फिरोज़ाबाद में उड़ती हैं। तो थिंक एज यू रीड, वी विल डिस्कस नाउ। फर्स्ट, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सीन पैसेज आता है उसी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें पैसेज में से देख के आंसर देने होते हैं। तो व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस, फिरोज़ाबाद सिटी है वो किस लिए, किस किस चीज़ों के लिए। आप लोगों ने देखा था कि द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, एवरी अदर फेमस इन फिरोज़ाबाद इंगेज इन बैंगल्स, कि हर एक लोग थे वो फिरोज़ाबाद के क्या कर रहे थे, बैंगल्स बनाने में बिजी रहते थे, और वहाँ पे सिर्फ यही वर्क होता था। मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज़। कौन कौन से हज़ार्ड मीन्स होता है जो उनको डिफ़िकल्टी आती थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती थी जब वो ग्लास इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते थे, क्या क्या डेंजर्स आते थे, कि कौन कौन से खतरे थे। तो वो वहाँ पे उनकी जो आई साइड है वो चली जाती थी। एंड दे वर्किंग अराउंड फर्नेस, वो पूरा दिन फर्नेस में काम करते थे। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, कि मुकेश का परिवार, जब ये ऑथर जाती है तो रास्ते में देखती कि मुकेश की जो फैमिली है वो उसका एटीट्यूड डिफरेंट है बजाय मुकेश के, क्योंकि उसकी फैमिली है वो किस तरह से रहती है उसका पूरा यहाँ पे बताता है। उसकी जो भाभी होती है, उसका फादर होता है, उनकी सब के बारे में इन टेक्स्ट में दिया गया है। नाउ चैप्टर इज़ कंप्लीटेड, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।